Hi everyone. Today we are going to look at Assam economy. आपका जो नया सिलेबस है यूपीएससी का, उस सिलेबस में देखिए, उसमें अभी नया चेंज किया है 33%. ठीक है, इसका वेटेज दिया है असम के ऊपर. मतलब असम इकोनॉमी, असम हिस्ट्री, असम पॉलिटी, असम ज्योग्राफी, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है. तो आपको इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा जरूर असम इकोनॉमी के ऊपर. मतलब असम इकोनॉमी क्या है, असम इकोनॉमी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा. तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट हैव अ ओवरव्यू ऑफ असम इकोनॉमी. ओके, सो देयर विल बी एटलीस्ट 2 वीडियोस ऑन दिस. उसके बाद मेरा जो नोट्स है असम इकोनॉमी का नोट्स, वो नोट्स भी आप एक बार देख लीजिए. मैंने ऐसा 10 चैप्टर बनाया है असम इकोनॉमी के ऊपर, मतलब अलग अलग टॉपिक उसमें कवर होता है. So that will give you a good preparation for the Assam economy related aspects. So now Assam economy पहला देखिए, असम का इकोनॉमी का शेयर इन जीडीपी में क्या है. So ये जो शेयर है असम का जीडीपी, मतलब स्टेट जीडीपी, उस स्टेट जीडीपी में 3 बेसिक सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस. उसके बाद असम का इकोनॉमिक सर्वे में जो पाई चार्ट आता है जीडीपी का ब्रेकअप, उसमें टैक्स एक्सेट्रा भी उन्होंने ऐड किया है. अभी देखिए, बेसिकली हमको क्या याद रखना पड़ता है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन असम इकोनॉमी. असम इकोनॉमी में एग्रीकल्चर ये जो सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, इट इज रफली अबाउट 19%, मतलब 20% के नीचे है. तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन. ओके, क्योंकि असम इकोनॉमी बेसिकली अग्रेरियन इकोनॉमी है और रूरल इकोनॉमी भी है. तो इस रूरल इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं. फिर भी एग्रीकल्चरल का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम है. तो यही असम का फाइनेंस मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी उनका बजट में बताया था कि अग्रेरियन इकोनॉमी या रूरल का इनकम नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अग्रेरियन इकोनॉमी इसका ग्रोथ रेट जो है वो बहुत स्लो है असम में. तो एक जो चीज हमको याद रखना पड़ता है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू असम जीडीपी बहुत कम है, मतलब सिर्फ 20% के नीचे है. उसके बाद सेकंड जो सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर. असम का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इट इज रफली अराउंड 30%, कभी-कभी 29, 28, 30 के आसपास ही रहता है. सो राउंड फिगर हम बता सकते हैं कि एवरेज में 30% होता है. उसके बाद आता है सर्विस सेक्टर. अगर आप सर्विस सेक्टर के देखिए, इसका भी थोड़ा वेरिएशन होता है, कभी 43, 45 ऐसा ऊपर नीचे होता है. सो रफली हम लोग बता सकते हैं कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इज अबाउट 45%. तो अभी देखिए, असम इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल असम का जीडीपी ये जो है उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है, और बहुत कम कंट्रीब्यूशन आता है एग्रीकल्चर में. इंडस्ट्रियल सेक्टर का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी नहीं है और उसका प्रेजेंस भी बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि असम में जो इंडस्ट्रीज है वो कैसे वाला इंडस्ट्रीज है, वो सब एमएसएमई है, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज है. तो इस इंडस्ट्री के द्वारा क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो भी बहुत कम है. लेकिन असम में एक प्रॉब्लम क्या होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बहुत कम है, मतलब बड़ा इंडस्ट्री जो होते हैं वो असम में बहुत कम है. तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है असम इकोनॉमी का डेवलपमेंट में. इंडस्ट्रियल सेक्टर का थोड़ा ग्रोथ होना चाहिए. सो इफ यू लुक एट द असम इकोनॉमी सेक्टरल कंपोजिशन, तो इसमें सर्विस सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है. उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद एग्रीकल्चर. तो ये जो असम इकोनॉमी है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, असम इकोनॉमी इज बेसिकली अग्रेरियन इकोनॉमी. क्योंकि क्या होता है, ये इसको क्यों हम अग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि मोर देन अबाउट 75% ऑफ पॉपुलेशन is basically dependent on agriculture for survival. So जब large scale of population depends on agriculture for survival, तो उस इकोनॉमी को हम क्या बोल सकते हैं, it is agricultural economy. क्योंकि अब इंडस्ट्रियल का एम्प्लॉयमेंट का स्टैटिस्टिक्स देखिए बहुत कम है.
और सर्विस सेक्टर भी बहुत कम है एम्प्लॉयमेंट में। तो ज्यादा से ज्यादा लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं एम्प्लॉयमेंट सर्वाइवल के लिए? एग्रीकल्चर। इसलिए असम इकोनॉमी क्या होता है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होता है। और असम इकोनॉमिक सर्वे में एक स्टैटिस्टिक्स जो दिया जाता है उसको आप देखेंगे तो ये पता चलेगा असम इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन 86% ऑफ द असम का जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहते हैं। तो अर्बन एरिया में रहने वाले पॉपुलेशन सिर्फ 14% है। तो इसमें भी हमको पता चलता है कि असम इकोनॉमी जो है वो बेसिकली एक एग्रेरियन और रूरल इकोनॉमी है। तो दिस इज द वेरी बेसिक फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड असम इकोनॉमी। क्योंकि अगर हम असम इकोनॉमी का डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं या असम को कैसा डेवलप करना है, उसको स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, या असम को कैसा रिवाइव कर सकते हैं, तो ये सब करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर ये जो बेसिक क्लियर होगा तो इजीली हम बता सकते हैं ये जो रूरल पॉपुलेशन है या रूरल डेवलपमेंट है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर असम को डेवलप करना है, सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होगा? एग्रीकल्चर को डेवलप करना पड़ेगा। जब एग्रीकल्चर डेवलप होता है उसके साथ पूरा रूरल इकोनॉमी भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जब असम इकोनॉमी आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए तो आपको ये इतना बेसिक याद रहना पड़ेगा, असम का इकोनॉमी एग्रेरियन है और रूरल है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? एग्रीकल्चर का होता है। तो हम पहला शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं असम का एग्रीकल्चर। तो अभी देखिए असम एग्रीकल्चर जो है असम में जो एग्रीकल्चर है ये सबसे बड़ा सेक्टर है असम में, क्योंकि पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इज वेरी हाई। तो इसका मीनिंग क्या है? असम में एग्रीकल्चरल सेक्टर को शुरू से मतलब बहुत पुराने बहुत सालों से लोग ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर में मतलब जूम कल्टीवेशन में थे। अभी वो थोड़ा चेंज हो गया, फिर भी लोग एग्रीकल्चर ही ज्यादा करते हैं। लेकिन असम में ज्यादा क्या प्रोड्यूस किया जाता है? असम बेसिकली प्रोड्यूसेस राइस, ओके, पैडी कल्टीवेशन। क्योंकि इफ यू सी मोर देन अबाउट 95% ऑफ द लैंड, जो लैंड फूड प्रोडक्शन में ऑक्यूपाई किया जाता है उस लैंड में मोर देन 95% ऑफ द लैंड इज रफली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। मतलब क्या है? असम में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला फूड ग्रेन मतलब फूड आइटम जो है वो हो गया राइस। ठीक है, तो असम में जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम कैसा क्लासिफाई कर सकते हैं? तो ये एपीएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो बेसिकली इफ यू से फूड ग्रेन्स, ये जो पहला कैटेगरी आता है असम एग्रीकल्चर में, फूड ग्रेन्स असम में ज्यादा क्या होता है? राइस है। उसके बाद इधर प्रोड्यूस किया जाता है मेज, ओके, व्हीट इतना नहीं है, बहुत कम है। तो मेजर प्रोडक्शन होता है राइस, मेज, वी हैव शुगर केन। असम में शुगर केन भी प्रोड्यूस किया जाता है और जोवर थोड़ा सा प्रोड्यूस किया जाता है। सो यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ व्हीट। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन डोमिनेशन होता है राइस। और एपीएससी एग्जाम में यही पूछा जाता है व्हाट आर द कमर्शियल क्रॉप्स इन असम। ठीक है, अदर देन टी, मतलब टी के अलावा असम में कमर्शियल क्रॉप्स क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कमर्शियल क्रॉप्स यानी कैश क्रॉप्स, असम में कैश क्रॉप्स क्या क्या है? इसमें देखिए ये जो शुगर केन है ये एक कैश क्रॉप है। ये शुगर के लिए भी बन सकता है और सेल्स बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। शुगर केन है के और इम्पोर्टेंट है जूट है असम में, और ऑयल सीड्स, ये भी एक कमर्शियल क्रॉप असम में प्रोड्यूस किया जाता है। इसके साथ हम बता सकते हैं टी, क्योंकि एग्जाम में कैसा पूछा जाता है
टी के अलावा और क्या कमर्शियल क्रॉप्स है? तो टी को छोड़कर अगर आप कमर्शियल क्रॉप्स देखेंगे तो आप शुगर केन लिख सकते हैं, जूट लिख सकते हैं, ऑयल सीड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा असम में प्लांटेशन क्रॉप है। इस प्लांटेशन क्रॉप में ज्यादा क्या असम में आता है? टी, ठीक है। तो टी को कैश क्रॉप भी बोल सकते हैं, टी को प्लांटेशन क्रॉप भी बोल सकते हैं। और असम में अभी जो पिकअप हो रहा है और एक प्लांटेशन क्रॉप, उसको क्या बोलते हैं? रबर। तो ये दो जो प्लांटेशन क्रॉप्स है, इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में ध्यान देना पड़ेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब पुराना क्वेश्चन पेपर देखिए, असम इकोनॉमी में हर साल टी इंडस्ट्री या टी प्लांटेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। मतलब इसमें टी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम्स क्या है और स्मॉल टी ग्रोवर का प्रॉब्लम क्या है, ऐसा मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? पहला टी इंडस्ट्री असम में कौन सा था, या टी गार्डन, और क्या क्या टी गार्डन्स है, पुराना टी गार्डन्स, ऐसा क्वेश्चन आपको कुछ ना जीके के ऊपर पूछा जाता है। तो ये जो है असम एग्रीकल्चरल असम में, इसका क्लासिफाई अगर हम करेंगे तो यू हैव बेसिकली द फूड ग्रेन्स, कैश क्रॉप्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। तो इसको याद रखिए, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। अगर आपको ओल्ड पेपर सॉल्व करना है तो पुराना पेपर देखिए, मेरा नोट्स में भी मैंने दिया है, उसमें से आपको पता चलेगा इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन ऑलरेडी आपको आ चुका है। सो ये आपको एक बेसिक टॉपिक होता है, असम में क्या क्या प्रोड्यूस किया जाता है और कहाँ इसको प्रोडक्शन किया जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटीज असम में क्या होते हैं। सो दिस इज वन स्मॉल टॉपिक दैट यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। उसके बाद जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं असम में, तो हमको ये इतना याद रखना पड़ता है, असम जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इसमें मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। असम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्मॉल साइज ऑफ लैंड। इसका मीनिंग क्या है? जो फार्मर असम में है उनके पास जो जमीन है वो बहुत छोटा है साइज में, क्योंकि लार्ज स्केल जमीन जब होगा तब कल्टीवेशन करने के लिए भी इजी होगा, लेकिन जमीन जब छोटा होता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब मैक्सिमम द एवरेज साइज ऑफ जमीन अवेलेबल विद द पीपल इन असम इज लेस देन, it is less than 1 acre in Assam on an average, ठीक है। इसका भी प्रॉब्लम क्या होता है? फार्मर कैनॉट अंडरटेक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब कल्टीवेबल लैंड बहुत छोटा होता है, अब उसमें क्या इन्वेस्ट करेंगे, कैसा उसको डेवलप करेंगे, इसके द्वारा क्या प्रॉब्लम होता है? एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट नहीं होता है। सो दिस इज वन प्रॉब्लम। इसका रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? इसका रिलेटेड प्रॉब्लम होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को हम कैसा मेजर करते हैं? फार्म इनकम, ठीक है। ये जो फार्म इनकम है वो प्रोडक्टिविटी दिखाता है। अभी देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा जो फाइनेंस मिनिस्टर है असम के, उन्होंने उनका बजट में एकदम क्लियर बोला था, असम में जो फार्म इनकम है वो इंडिया का नेशनल एवरेज से बहुत कम है। मतलब क्या है? अगर इंडियन फार्मर को उनका इनकम डबल करने के लिए 17 इयर्स या 20 इयर्स लगता है, तो असम में उसी फार्म इनकम को डबल करने के लिए 75 टू 80 इयर्स लग जाता है। मतलब क्या है? ऑन एन एवरेज इंडियन फार्मर का प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और असम जो फार्मर है उनका प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। सो ये एक सबसे बड़ा समस्या है, मतलब प्रॉब्लम है असम में। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसा सॉल्व करेंगे, उसके लिए कुछ कुछ स्कीम है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। उसके बाद और एक जो प्रॉब्लम असम में होता है दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। असम में तो बारिश होता है, ये काफी बारिश होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? सब तरह में, सब एरिया में ये नहीं होता है और पूरा साल नहीं होता है। तो जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है तब असम में ये जो प्रॉब्लम होता है इरिगेशन का प्रॉब्लम, क्योंकि जो हम कल्टीवेबल लैंड है उसको इरिगेशन कर सकते हैं, उसका कैपेसिटी में सिर्फ अबाउट 30%
ओके, इरिगेशन अभी तक हुआ है सक्सेसफुली, मतलब बहुत सारा कल्टीवेबल लैंड को अभी तक इरिगेशन किया नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ असम ने इरिगेशन का प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किया है, मतलब माइक्रो इरिगेशन, मीडियम, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चल रहा है। और ये जो नेशनल लेवल का जो स्कीम है प्रधानमंत्री मोदी का, उनका स्कीम भी चल रहा है। मतलब क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये जो स्कीम है इसको भी आपको एक बार देखना पड़ेगा। वापस बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस स्कीम में क्या होता है, सब जमीन को इरिगेशन करने का स्कीम है और असम गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। मतलब क्या है, इस स्कीम के द्वारा ये जो प्रॉब्लम है इरिगेशन का प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम, इसका स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस शॉर्ट फॉर्म में अगर आप गूगल करेंगे तो भी आपको ये स्कीम मिल जाएगा और असम को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है असम में, मतलब एग्रीकल्चर में, इसका प्रॉब्लम क्या है, सॉइल इरोजन। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सॉइल इरोजन असम का एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है, जो बारिश के टाइम में नदी में पानी ज्यादा आ रहा है ना, उस समय में बहुत सारा गांवों का जो कल्टीवेबल लैंड है वो नदी के अंदर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हर साल असम में कल्टीवेबल लैंड कम होते जा रहे हैं और सॉइल इरोजन के द्वारा क्या होता है, वो जो फर्टिलिटी है उसको, सॉइल फर्टिलिटी भी कम होते जा रहे हैं। तो इसको टैकल करने के लिए असम गवर्नमेंट ने क्या किया, रिवर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, बंडिंग का काम चल रहा है। तो आपको पता ही होगा हर डिस्ट्रिक्ट में इधर इसका काम चलता रहता है। उसके बाद एक जो बड़ा प्रॉब्लम था असम में, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट लोन। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन। क्या होता है लोन में, अगर फार्मर को कल्टीवेट करना है, मतलब उनको पहला सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, लोगों को काम पे लगाने के लिए पैसा चाहिए, तो लोन कहां से मिलता है, वो एक प्रॉब्लम था। तो असम गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लोन जो फार्मर को मिलना चाहिए उसको एनकरेज के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, ये जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए फार्मर को एनकरेज किया। उसके लिए फार्मर को 3-3 हजार रुपया भी दिया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ असम और एक इम्पोर्टेंट इंप्रूवमेंट इसमें क्या है, जो फार्मर असम में लोन लेते हैं उस लोन में इंटरेस्ट जो भरना पड़ता है फार्मर को, वो सब इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ असम भरते हैं। मतलब 100% जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है, 100% इनकम गवर्नमेंट ऑफ असम भरते हैं। मतलब इसमें गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा रोल क्या है, असम में जो एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर को कैसा डेवलप करना है, उसके लिए ये जो बेसिक प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई किया है, ये सब प्रॉब्लम्स असम को एग्रीकल्चर को थोड़ा अंडर डेवलप कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर सकते हैं तो क्या हो सकता है, असम का एग्रीकल्चर डेवलप हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे ये जो प्रॉब्लम है ये आप मेंस एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, असम एग्रीकल्चर में क्या क्या इश्यूज है, इसके साथ और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए असम गवर्नमेंट में दो लास्ट 4-5 बजट में असम गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए क्या किया है। तो शुरू करते हैं मेजर्स बाय द गवर्नमेंट। मेजर्स बाय द गवर्नमेंट, तो एग्रीकल्चर में तो इतना प्रॉब्लम है, ये एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना ही चाहिए। तो असम गवर्नमेंट ने क्या किया, नंबर 1, 2016 में असम गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस किया था। क्या स्कीम है, दिस इज कॉल्ड मुख्यमंत्री, मतलब सर्बानंद सोनोवाल जी के एक मुख्यमंत्री का एक स्कीम था। व्हाट इज द स्कीम, द स्कीम इज फॉर डेवलपिंग द विलेजेस। तो इस स्कीम में क्या होता है, मुख्यमंत्री स्कीम में जो गांव है असम में पूरा विलेज को, मतलब सब रेवेन्यू विलेज को इस स्कीम के द्वारा वो लोग कवर करते हैं। तो इस स्कीम में क्या होता है, हर विलेज को वो लोग, हर रेवेन्यू विलेज को टैकल करेंगे और हर रेवेन्यू विलेज में 1-1 करोड़ ऐसा इन्वेस्ट करेंगे
फिर क्या होगा, हर विलेज में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता है उस एक्टिविटी को वो लोग डेवलप करेंगे। तो ये जो मुख्यमंत्री का जो मेन स्कीम है, मेजर एक्टिविटी, ये कितना साल का है, 5 साल का है। दिस स्कीम इज फ्रॉम 2016 टू 2021। ठीक है, ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री का स्कीम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, ये 5 साल का जाएगा। ठीक है, तो इस स्कीम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ठीक है, इस स्कीम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है डबलिंग फार्मर्स इनकम। डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये जो डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये स्कीम किसका है? ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर मोदी का था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या बोला था जब 2022 में, राइट, जब 2022 में इंडिया का 75 इयर्स का इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन होगा, उसी टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करते थे, सब फार्मर का इनकम डबल करने का एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था। अभी असम गवर्नमेंट भी उसी ऑब्जेक्टिव को लिया, तो सोचे बाय 2021-22 ये जब 5 साल खत्म होता है तब फार्मर का इनकम डबल करना है। तो इसके लिए उन्होंने कितना बजट एलोकेट किया इस स्कीम में? 30,000 करोड़ इज द टोटल बजट। ठीक है, ये जो 30,000 करोड़ का टोटल बजट है, इस टोटल बजट में गवर्नमेंट ऑफ असम ऐसा प्लान किया है कि ये जो मुख्यमंत्री का जो मेन स्कीम है एग्रीकल्चर के लिए, इस स्कीम के द्वारा बहुत सारा फार्मर को वो लोग डेवलप करेंगे। तो इस डेवलपमेंट में क्या होगा, असम का एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट ठीक से होगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम देखेंगे और क्या क्या स्कीम है उसका मैं डिटेल बनाऊंगा, और डिटेल के हम आपको बताएंगे असम में एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम है। उसके बाद हम हर एक स्कीम को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी देखिए, मैंने जो बोला था, ये जो मुख्यमंत्री का स्कीम है, उस स्कीम में असम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी देखिए, इस स्कीम में क्या कर रहे हैं, 25,425 विलेजेस को टारगेट किया है। ठीक है, रफली यू कैन से अबाउट 25,000 विलेजेस को, मतलब रेवेन्यू विलेजेस को टारगेट किया है। तो इस स्कीम के द्वारा क्या होगा, हर विलेज का डेवलपमेंट होगा। मतलब इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला, हर विलेज का जो लोकल्स है, रहने वाले हैं, उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये जो स्कीम है उसको क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर्स समग्र ग्रामीण उन्नयन योजना, मतलब मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण उन्नयन योजना। इसको आप एक बार धीरे से देखिए, और गूगल में इसका नोट्स मिलता है, और मेरा भी नोट्स है इसके ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट स्कीम है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, वो क्या है, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। तो इस स्कीम में जैसा मैंने बोला था, गवर्नमेंट ऑफ असम ने क्या अनाउंस किया है, जो फार्मर इस स्कीम को यूज करेंगे, मतलब इस कार्ड को वापस एक्टिवेट करेंगे और इस कार्ड के द्वारा लोन लेंगे, उनको गवर्नमेंट ऑफ असम कितना पैसा देंगे, 3,000 रुपया देंगे। तो ये जो स्कीम एक इंसेंटिव स्कीम था, दिस इज बेसिकली टू फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट था। और उसके साथ क्रेडिट का और एक प्रॉब्लम था, फार्मर को क्या होता है, लोन लेने से इंटरेस्ट भरने का प्रॉब्लम होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ असम ने क्या किया, उसके ऊपर 0 इंटरेस्ट डाल दिया। मतलब जो इंटरेस्ट आएगा क्रॉप लोन के ऊपर, उसका इंटरेस्ट कौन भरेंगे, असम गवर्नमेंट भरेंगे। तो ये जो स्कीम था गवर्नमेंट ऑफ असम ने अनाउंस किया था 16-17, 17-18 बजट में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होते हैं गवर्नमेंट ऑफ असम का। इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ असम ने और एक इंपॉर्टेंट स्कीम इंप्लीमेंट किया है। वो स्कीम क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल द इंश्योरेंस, मतलब क्रॉप इंश्योरेंस। ये जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री का, ये क्रॉप इंश्योरेंस में क्या होता है, इस क्रॉप इंश्योरेंस में फार्मर का जो क्रॉप्स होते हैं, उस क्रॉप अगर प्री हार्वेस्ट या पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्ट के पहले या हार्वेस्ट के बाद खराब हो गया,
तो क्या हो सकता है, फार्मर को इसमें पैसा मिल सकता है। सो जो इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम, जो इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम फार्मर थोड़े ही भरते हैं। बाकी जो प्रीमियम होता है इंश्योरेंस का, उसका इंश्योरेंस कौन भरते हैं, थोड़ा इंश्योरेंस स्टेट गवर्नमेंट भरते हैं उसका प्रीमियम, थोड़ा इंश्योरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट भरते हैं। तो ये स्कीम क्या होता है, दिस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, दिस इंश्योरेंस स्कीम इज कॉल्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये जो स्कीम है क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, दैट इज द क्रॉप इंश्योरेंस, एक क्रॉप इंश्योरेंस ऑलरेडी यूपीएससी लेवल एग्जाम में आया था, एपीएससी को अभी तक आया नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर 2019 का बजट में आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ असम ने क्लियरली बोला था ये जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो असम में भी इंप्लीमेंट होता है। और इस वीडियो के साथ मेरा जो नोट्स है उस नोट्स में आप लोग इसका भी एक बार डिटेल्स देखिए। ये क्रॉप इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री का, क्योंकि इसके द्वारा पूरा देश में जो फार्मर है उनको बेनिफिट मिलता है। तो असम गवर्नमेंट भी ये इंप्लीमेंट किया है। तो अभी देखिए ये जो एग्रीकल्चर का जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए असम गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव्स है, इसके ऊपर आपको प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं या कुछ स्कीम के बारे में आप लोग को पूछ सकते हैं। सो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर जो हम पढ़ते हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर कल्टीवेशन नहीं होता है, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ ऐसा अलग अलग है। उसमें इंपॉर्टेंट है ब्लू रेवोल्यूशन। एपीएससी का एग्जाम में ये 2-3 बार पूछा गया है, व्हाट इज ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन रेफर्स टू द कल्टीवेशन या ग्रोइंग ऑफ फिश। सो जब फिशरी या फिश को हम रेयर करते हैं तो फिश को ग्रो करते हैं, सो दैट इज व्हाट वी कॉल द ब्लू रेवोल्यूशन। अभी असम में प्रॉब्लम क्या है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फिश है असम में उतना मार्केट का डिमांड जो है उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, असम में एक फिश का शॉर्टेज है, उसमें न्यूट्रिशन प्रॉब्लम भी आता है। तो काफी फिश और प्रोडक्शन करना चाहिए। तो इसके लिए असम गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लॉन्च किया था, एक स्कीम लॉन्च किया था मत्स्य जागरण। ठीक है, ये फिशरी डिपार्टमेंट मतलब फिशरी डेवलप डिपार्टमेंट ने फिशरी का ये जो को क्या बोलते हैं अवेयरनेस क्रिएशन, ऐसा एक प्रोग्राम के लिए ये मत्स्य जागरण स्कीम अनाउंस किया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च किया था फिश सीड बैंक। मतलब जो फिश ग्रो करते हैं, फिश रेयरिंग करते हैं, उनके लिए क्या होता है, फिश सीड की जरूरत होती है। तो असम गवर्नमेंट थॉट ऑफ एस्टैब्लिशिंग वन फिश सीड बैंक। उसके अलावा गवर्नमेंट आल्सो स्टार्टेड, मतलब इट प्रपोज्ड दिस टू प्रिजर्व द जीन्स ऑफ सर्टेन फिश, क्योंकि 82 वैरायटी ऑफ जो फिश असम में है उसको क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड, मतलब वो डेंजर में है, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, मतलब ये असम में इसके बाद नहीं रह सकते। तो ऐसा जो सिचुएशन है, फिश का जो एक्सटिंक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसमें ये जो लोकल वैरायटीज है या इंडिजिनस फिश वैरायटीज है, इसको हम कैसा डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए स्कीम लॉन्च किया था जीन बैंक। तो अभी देखिए एग्रीकल्चर के साथ एक इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है दैट इज कॉल्ड फिशरी। ये जो फिशरी है, इस फिशरी को कैसा डेवलप करना है, इसके बारे में भी असम गवर्नमेंट का बहुत सारा एक्टिविटीज है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी 2016-17 बजट में असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, दैट इज टू प्रोवाइड इंश्योरेंस इवन फॉर द फिशरमैन। ओके, मतलब जो फिशिंग के लिए जाते हैं उसमें कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ असम ने ये भी प्रपोज किया था 1,50,000 फिशरमैन को वो लोग इंश्योरेंस कवर भी देंगे। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा और इसका और थोड़ा डिटेल्स भी देखिए, क्योंकि फिशरी इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 इधर मैंने लिखा है सिल्क रेवोल्यूशन, क्योंकि सिल्क प्रोडक्शन भी रूरल एरिया में होता है, सिल्क कल्टीवेशन। तो अभी ये देखिए, ये जो मुगा सिल्क है ये असम का पॉपुलर, इसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं।
तो ये जो सिल्क रेवोल्यूशन सिल्क है, इसको असम गवर्नमेंट ने क्या नाम दिया था? मिशन मुगा। ये मिशन मुगा क्या है? ये मिशन मुगा है एक गवर्नमेंट ऑफ असम का टारगेट है बाय 2026, अभी तो हम लोग 2020 में है और ये 2016 में अनाउंस किया था, मतलब 10 साल का प्रोजेक्ट। बाय 2026 असम का ड्रीम क्या है? वी हैव टू प्रोड्यूस 1 मिलियन किलो ऑफ मुगा सिल्क इन असम। क्योंकि क्या होता है, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री असम में है, सिल्क इंडस्ट्री, उसमें एक शॉर्टेज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बेंगलुरु से इधर उधर से सिल्क इंपोर्ट करके उसके बाद हम लोग साड़ी बनाते हैं या कपड़ा बनाते हैं। तो असम गवर्नमेंट का एक जो सोल्यूशन क्या है उसके लिए, अगर हम असम में ही काफी सिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं तो ये जो सिल्क इंडस्ट्री है असम में, मतलब रूरल जो काम होता है एग्रीकल्चर के साथ, उसमें सिल्क ये जो मिशन मुगा है इसमें 1 मिलियन केजी अगर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं तो सिल्क इंडस्ट्री का भी फायदा होगा। अभी देखिए, जो मैंने बोला था असम एक रूरल इकोनॉमी है, तो रूरल इकोनॉमी में क्या क्या काम चलता है? बेसिकली यू हैव एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन या फिशरी या सिल्क वीविंग या कपड़ा बनाने का काम होता है। और ये जो 3 सेक्टर को वो लोग, मतलब असम गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसके द्वारा ये सब डेवलप हो गया, तो असम इकोनॉमी मतलब वो जो रूरल इकोनॉमी है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट असम गवर्नमेंट का चल रहा है, दैट प्रोजेक्ट इज कॉल्ड व्हाइट रेवोल्यूशन या मिल्क रेवोल्यूशन। अभी इस प्रोजेक्ट में देखिए, ये व्हाइट रेवोल्यूशन या मिल्क रेवोल्यूशन क्या है? इसमें गवर्नमेंट का एक स्कीम है, अपार्ट स्कीम। ओके, दिस इज फॉर डेवलपिंग द एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। ओके, सो असम में जो अपार्ट स्कीम है ये वर्ल्ड बैंक का स्कीम है। इसमें वर्ल्ड बैंक का फंडिंग आता है, असिस्टेंस आता है अपार्ट स्कीम में। ये अपार्ट स्कीम में क्या कवर किया जाता है? बेसिकली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड आल्सो अ स्पेशल फोकस इज ऑन मिल्क। सो मिल्क जो प्रोडक्शन होता है असम में, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो असम गवर्नमेंट ने क्या किया? असम गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑपरेट हो जाएंगे असम में, तो स्मॉल मिल्क मैन या मिल्क प्रोडक्शन फैमिलीज क्या कर सकते हैं? कोऑपरेटिव में अपना मिल्क सप्लाई कर सकते हैं। सो जब मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा कलेक्शन कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, फिर उसके बाद पैकेटिंग कर सकते हैं, उसके बाद मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो मिल्क रेवोल्यूशन है, जब गुजरात में जैसा हुआ था वैसा ही असम में मिल्क रेवोल्यूशन को आगे लेके जाने के लिए असम में कौन काम करते हैं? उसको बोलते हैं वामुल। ठीक है, व्हाट इज वामुल? दिस इज द वेस्ट एसोसिएशन मिल्क प्रोडक्शन यूनिट। ओके, सो ये जो वामुल है, दिस वामुल इज रनिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन असम। जो ये वामुल का प्रोडक्ट क्या होता है, सबको शायद मालूम होगा, ये एक ब्रांड होता है पुरबी मिल्क। ठीक है, ये जो पुरबी मिल्क है ये किसका है? ये वामुल का है। सो ये जो वामुल कोऑपरेटिव है, ये वामुल कोऑपरेटिव इज टेकिंग अप द मेजर इनिशिएटिव टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क मार्केटिंग इन असम। सो अब अगर देखिए, ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, ठीक है, ये व्हाइट रेवोल्यूशन भी आपको एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी तक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ब्लू रेवोल्यूशन पे आया है, लेकिन ये जो सिल्क रेवोल्यूशन मतलब मिशन मुगा और व्हाइट रेवोल्यूशन, इसमें अपार्ट स्कीम और वामुल का रोल क्या है, ये आपको बहुत जरूरी पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसके ऊपर मैंने नोट्स बनाया है। ओके, व्हाट इज वामुल, व्हाट इज अपार्ट स्कीम, ये सब नोट्स बनाया है। अगर इस वीडियो के साथ आप इस नोट्स को भी एक बार देख लेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आएगा असम में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है इस टॉपिक को कैसा पढ़ना है। तो एक सिंपल इंसाइट है इसमें, अगर आप एग्रीकल्चरल सेक्टर पढ़ेंगे, मेजर क्रॉप्स, एक क्रॉप्स कहाँ ग्रो होता है, किस सीजन में ग्रो होता है, असम का मेजर क्रॉप क्या है, कमर्शियल क्रॉप क्या है, कैश क्रॉप क्या है, और इस एग्रीकल्चरल में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्कीम है, इतना पढ़ने से आपको क्या होता है, बेसिक एग्रीकल्चरल कवर होता है।
उसके बाद एग्रीकल्चरल रिलेटेड सेक्टर आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लू रेवोल्यूशन देखना पड़ेगा, उसके साथ सिल्क रेवोल्यूशन देखना पड़ेगा, उसके साथ व्हाइट रेवोल्यूशन भी देखना पड़ेगा। और एक जो टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक असम में होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक कल्टीवेशन? तो अभी देखिए, ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, ये जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है, दिस इज टोटली अगेंस्ट सम ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी देखिए, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में था, ठीक है, इस ग्रीन रेवोल्यूशन को थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा, मतलब आपको ऑर्गेनिक कल्टीवेशन इजीली समझ में आएगा। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया, HYV सीड्स यूज किए हैं, राइट, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स। ये तो ठीक है, अभी भी यूज किया जाता है, अच्छा क्वालिटी सीड्स। सेकंड, इसमें सेकंड कंपोनेंट क्या है, दे यूज्ड केमिकल। इसमें क्या यूज किया था ग्रीन रेवोल्यूशन में? केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम केमिकल फर्टिलाइजर या ओवर फर्टिलाइजर यूज करते हैं, या पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करते हैं, या इंसेक्टिसाइड ज्यादा यूज करते हैं, इसके द्वारा क्या इफेक्ट होता है, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को पॉइजन हो सकता है, ठीक है। वो जो खाने का वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है वो भी पॉइजन बन सकते हैं। इसमें सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है, दूसरा प्रॉब्लम है लैंड का जो फर्टिलिटी है, लैंड का जो फर्टिलिटी है, एक फर्टिलिटी कम होता है, फर्टिलिटी रिड्यूसेस, लैंड फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए, जब ग्रीन रेवोल्यूशन में इंडिया में आया था, प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था, अच्छा हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन उसका बैड इफेक्ट क्या हो गया, फूड प्रोडक्ट्स अभी ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड में पॉइजन हो रहे हैं, और उसके साथ लैंड का जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो रहा है। इसलिए अभी लोकल, अभी जब हम लोग मार्केट में जाते हैं, हम लोग क्या पूछते हैं, लोकल सब्जी चाहिए। ये लोकल सब्जी का मीनिंग क्या है? ये लोकल सब्जी का मीनिंग है उसमें कुछ केमिकल नहीं है और कुछ पेस्टिसाइड ये सब यूज नहीं किया, उसको जल्दी बढ़ाने के लिए इंजेक्शन नहीं दिया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेल्दी फूड, वो महंगा भी है। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आना चाहिए। जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन या मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके जब कल्टीवेट करते हैं, उसमें फूड अच्छा क्वालिटी नहीं बनता है और जमीन भी खराब हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च किया था। उस स्कीम को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। और उस स्कीम का ऑफिशियल ये जो नाम है, उसको नाम को क्या बोलते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। परंपरागत का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल। सो परंपरागत कृषि विकास योजना का बेसिक आइडिया क्या है, ट्रेडिशनली हम लोग जैसे कल्टीवेट करते थे वैसा ही अभी कल्टीवेट करना है। इसका मतलब क्या है, इस परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर हमको ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करना है। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन क्या होता है, यू यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यू यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और इसमें नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। मतलब क्या होता है, जो लीव्स होता है, फ्रूट या वेजिटेबल्स का स्किन होता है, या एनिमल का जो खाना ये जो वेस्ट होता है, उसको जमीन में हम लोग बरी करते हैं, उसके ऊपर मड डाल के उसको बंद करके रखते हैं। वो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद, महीने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजर बनता है।
तो ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या नेचुरल फर्टिलाइजर है उसको नेचुरली यूज करके बिना केमिकल या बिना पेस्टिसाइड यूज करके हमको जब कल्टीवेशन करना पड़ता है उस कल्टीवेशन को बोलते हैं ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। अभी देखिए ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए अच्छा है और ज्यादा लोग ऑर्गेनिक कल्टीवेशन भी करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम दोनों ही नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए असम में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इधर प्रोड्यूस किया जाता है उसको बाजार में बेचने के लिए एक ब्रांड नेम चाहिए। तो असम गवर्नमेंट ने उसका नाम क्या दिया, ओ माजुली। ओ माजुली। अभी देखिए व्हाट इज ओ माजुली। ओ माजुली इज द ट्रेडमार्क या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हम बोल सकते हैं। इट्स अ ट्रेडमार्क basically given to organic product. So O माजुली है organic product of असम। तो असम से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होते हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ असम ने क्या बोला, उसको एक ट्रेडमार्क देना है ओ माजुली। मतलब ओ माजुली के नाम के अंदर असम का जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग किया जाएगा। अभी देखिए ये जो एग्रीकल्चर है असम में, ये जो एग्रीकल्चरल टॉपिक आपको ठीक से समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला था एग्रीकल्चरल क्या है, बेसिक उसका क्रॉप्स और उसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है वो देखना पड़ेगा। उसके साथ ये जो नया स्कीम है ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन या परंपरागत कृषि विकास योजना। उसके साथ आप एक बार ब्लू रेवोल्यूशन, फिर फिश रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद सिल्क मिशन मूंगा, उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब मिल्क रेवोल्यूशन, ये भी एक बार देख लीजिए। तो ये सब चीज आप एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको असम का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसका पूरा कवर हो जाता है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में आपको ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है या असम का बेसिक कैश क्रॉप क्या है, या आपको पूछ सकते हैं टेक्निकल टर्म मिशन मूंगा क्या है, उसका टारगेट क्या है, या व्हाट इज द ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत आ सकता है। और ब्लू रेवोल्यूशन का क्वेश्चन तो 2-3 बार ऑलरेडी आ चुका है। सो एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें जरूर आपको क्वेश्चन आएगा। तो मेरा आपको एडवाइस क्या है, इस चैप्टर को ठीक से पढ़ो और मेरा जो नोट्स है आप वो भी देख सकते हैं। और मेरा जो बुक है असम इकोनॉमी, उस बुक के ऊपर आप एक टॉपिक पढ़िए। उस बुक में मैंने दिया है एक चैप्टर, इसमें लिखा है असम इकोनॉमी एग्रीकल्चर, तो वो चैप्टर भी आप ठीक से पढ़ सकते हैं, मतलब आपको ये सब प्रॉब्लम समझ में आएगा। ओके, सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन असम इंडस्ट्री।